Good morning, students. Dr. Anita Mathur, Department of Geography, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम BA ऑनर्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए बायोजोग्राफी के टॉपिक्स पे बात कर रहे थे और अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में हम प्रसरण या डिस्पर्सल की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से बीजों का उद्भव एक स्थान पर होता है और फिर विभिन्न माध्यमों से वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें जहाँ पर भी उपयुक्त परिस्थितियाँ मिलती हैं वो वहाँ पर जाकर विकसित हो जाते हैं। तो ये जो प्रसरण है ये एक मतलब ये होता ही है, हम अवश्यंभावी है, ये होता ही है। और अगर हम पृथ्वी के निर्माण काल से आज तक का अध्ययन करें तो हम इस प्रकार की परिस्थितियों की प्रेजेंस बराबर देखते हैं कि हर बीज जो है वो किसी न किसी रूप में उसका डिस्पर्सल होता है और वो अपने ओरिजिन के स्थान से अलग अलग माध्यमों के द्वारा दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। अब इस तरह से जो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उनमें बड़ी मात्रा में जो बीज होते हैं वो नष्ट भी हो जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पर वो जाके बीज गिरते हैं वहाँ की स्थानीय परिस्थितियाँ या वहाँ की क्लाइमेट जो है वो उनके लिए सूटेबल नहीं होती और उसका क्या परिणाम रहता है कि वो जो बीज है वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो बीज की खुद की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो शीघ्र नष्ट नहीं हो। दूसरी बात, वो कितना लंबा मार्ग तय करता है, कहीं वो इतना लंबा मार्ग तय कर जाए कि वो ऐसी स्थान पे पहुंच जाए कि जहाँ पे उसके लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ ही नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो जीव स्वतः ही, वो बीज जो है वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि जैसे ही उत्तरी एशिया में ठंड का मौसम प्रारंभ हो जाता है, बहुत तापमान गिरने लग जाते हैं, तो साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी अपने राजस्थान में भरतपुर तक आते हैं और भी भारत में कई स्थानों पे पहुंचते हैं। वो वहाँ की कठोर शीत का सामना नहीं कर पाते, इसलिए वो शीत ऋतु में इस तरफ आ जाते हैं। वो जीव अपने पंखों में कई प्रकार के वहाँ से बीज लेके आते हैं या यहाँ से जब वो वापस जाते हैं शीत ऋतु ख़त्म होने के बाद, तब भी वो यहाँ से कई प्रकार के बीज लेके जाते हैं। परंतु जब ये बीज वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं पर वहाँ की क्लाइमेट उनको सपोर्ट नहीं करती, वहाँ बर्फीला मौसम है, बहुत ठंड है, तो वो जीव वहाँ पर विकसित, वो जो बीज है वो वहाँ पर विकसित नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस क्रिया के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं होती है, इसीलिए कुछ % में ही ये जीव जो हैं वो आगे विकसित हो पाते हैं। तो ये हम ये मानना चाहिए पहली बात तो कि प्रसरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विभिन्न एजेंट्स के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से बीजों का स्थानांतरण इसमें होता है। फिर हम बात करते हैं पुष्पी पौधों के विसरण के बारे में कि जो पुष्पी पौधे होते हैं उनका उद्भव जो होता है वो प्रथमतः पहले पश्चिमी गोंडवाना लैंड में हुआ था और जहाँ से इसका विसरण महाद्वीप के विस्थापन के साथ साथ विश्व के अन्य भूभागों पर, अन्य जो उस समय पृथ्वी का जो निरंतर ये जो प्रक्रिया चल रही थी, निर्माण प्रक्रिया, उसमें अन्य भूभाग तक वो सारे बीज पहुँचे और उनका विकास हुआ। तो वास्तव में क्रिटेशियस युग में ये भूभाग जलान्वित हो गया था और अन्य भौगोलिक परिस्थितियों की दृष्टि से ये पौधों के उद्भव और विकास के लिए अनुकूल था। तो एक्सिलार्ड के अनुसार कुछ विद्वान पुष्पी पौधों का उद्भव उच्च अक्षांशों में, खासकर आर्कटिक तथा अंटार्कटिका क्षेत्र में मानते हैं और रैवन और एक्सिलोड के अनुसार क्रिटेशियस युग में इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के शुष्क और अर्ध शुष्क पर्यावरण वाले
कई आवास स्थान थे और विभिन्न प्रकार की मिट्टियों, विभिन्न प्रकार के धरातलों के रूपों के कारण पृथ्वी पर पौधों की अधिकतम वृद्धि के लिए यहाँ की अनुकूल दशाएं भी थी और वो दशाएं इन बीजों को सुलभ भी थी। तो इस मौलिक नाभिक केंद्र से पौधों का विसरण हुआ, एक विकिरण के रूप में वो चारों तरफ फैल गए और दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका, जो कि गोंडवाना लैंड का हम हिस्सा जिसको मानते हैं, के नाभिक केंद्र से जो पुष्पी पौधे थे उनका विसरण उत्तर की ओर उत्तरी अफ्रीका में और यूरेशिया की तरफ हुआ। फिर यूरोप से पुनः इन पौधों का विसरण पश्चिम की ओर हुआ और ये उत्तरी अमेरिका तक पहुँचे। दक्षिणी अमेरिका के नाभिक केंद्रों से पुष्पी पौधों का विसरण दक्षिण की ओर दक्षिणी अमेरिका और पुनः आगे एंटार्क्टिका और मेडागास्कर और भारत के अधिकांश उष्ण और उपोष्ण पादपों का विकास मध्य क्रिटेशियस युग में हुआ। फिर अफ्रीका के पादपों के वहाँ पे पादपों का जो विसरण है वो अधिक हुआ और भारतीय प्लेट जो थी उसके उत्तर की ओर प्रवाह के कारण दक्षिणी स्थल भागों के बहुत से पौधे और प्राणी अत्यधिक उत्तर की ओर पहुँच गए। परंतु इस उत्तर की ओर प्रवाह के दौरान भारत के जो मौलिक थे, ओरिजिन जिनका भारत में था, वो पौधे तथा प्राणी लुप्त हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उस उत्तरी प्रवाह के समय पौधों और प्राणियों को कई प्रकार की जलवायु की प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ा, उनसे गुजरना पड़ा और हिमालय की उत्पत्ति के कारण और एशिया के मध्य में जो पौधों का प्रसरण हो रहा था वो हिमालय के रूप में एक बहुत बड़ी बाधा सामने खड़ी हो गई। उत्तरी एशिया का जैसे हमें पता है वहाँ की क्लाइमेट बहुत ठंडी थी और वहाँ पर जो अगर ये माइग्रेशन या डिस्पर्सल होता भी तो वो स्थानीय तत्व उसको सपोर्ट नहीं करते और उस सपोर्ट नहीं करने की वजह से वो नष्ट हो जाते और हिमालय का उद्भव हो गया था। ये इतने ऊंचे पर्वत थे कि इसको पार करके बीज दूसरी तरफ नहीं जा पाए, तो एक तरह से ये भौगोलिक अवरोध के रूप में हिमालय पर्वत सामने आ गया। तो ये जो प्रसरण था वो यहीं पर रुक गया। अब एंटार्क्टिका के जो पैलियोजोइक कल्प से टर्शरी युग तक प्रारंभिक जो ग्लोस्टोजन वनस्पति से शीतोष्ण कटिबंधीय पुष्पी वनस्पति का विकास कई सारे स्टेप्स में जाकर कई सारे समुदायों के अनुक्रमों के फलस्वरूप हुआ। ये कोई घटना एक साथ नहीं घट गई थी, परंतु अलग अलग युगों में ये अलग अलग चरणों में जाकर इस प्रकार से हुआ। और मध्य टर्शरी युग के बाद एंटार्क्टिका के दक्षिण की ओर प्रवाह के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय पुष्पी पादपों का लोप होने लगा, क्योंकि वो उस प्रकार की परिस्थितियां उनको नहीं मिलने लगी और अंततः सारे पादपों का विलय हो गया और इसके स्थान पर गुच्छेदार घास समुदाय का विकास हुआ। और अब धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि ये भी विलुप्त होती जा रही हैं और यहाँ पर भी एक वनस्पति के परिवर्तन का जो क्रम है वो क्रम इस प्रकार से यहाँ पर प्रभावी हो रहा है। तो हमने ये देखा कि ये जो प्रसरण था इस पे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आया वो इफ़ेक्ट स्थानीय जलवायु के कारण आया, भौगोलिक अवरोधों के कारण आया और इसकी वजह से जो इसके विस्तार का क्षेत्र था, विस्तार का डायरेक्शन था, उस डायरेक्शन पर उसका प्रभाव पड़ा। तो हम ये देखते हैं, अगर हम पौधों के वितरण की बात करें तो ये देखते हैं कि पौधों के उद्भव और विकास पर पर्यावरणीय और मानवीय कारक दोनों का प्रभाव पड़ता है और जिनकी भूमंडलीय स्तर पर विषमता रहती ही है। सभी जगह पूरी पृथ्वी पर अनेक विभिन्नताएं जलवायु में पाई जाती है, अनेक विभिन्नताएं धरातल में पाई जाती है। मानव निवास करता है तो उसकी डेंसिटी में भी विभिन्नताएं पाई जाती है, जिस कारण पौधों के वितरण स्वरूप में विभिन्नता होना लाजमी है। अब डेफिनेटली जब सब चीज़ें बदलेंगी तो इनमें भी भिन्नता होगी। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक और सागर तल से उच्च पर्वतों तक जो पादपों का वितरण है
वो कटिबंधीय या मंडलीय प्रतिरूप में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो कटिबंध हैं ये अलग प्रकार की भौगोलिक विभिन्नताएं रखते हैं। इनकी क्वालिटी, इनकी जो फॉर्म, इनका जो स्वरूप है वो स्वरूप अलग अलग होता है। तो हम ये देखते हैं कि इनकी वजह से तापमान, आर्द्रता, मृदा, वहाँ उपलब्ध सूर्य का प्रकाश, ये सब चीज़ों में थोड़े थोड़े अंतर पाए जाते हैं। और इन्हीं अंतरों का क्या रिज़ल्ट रहता है कि ये जो हमारा प्रसरण होता है, ये प्रसरण का भी अलग स्वरूप हमारे सामने आता है। तो हमने टोटल अपने 5 लेक्चर्स में ये प्रसरण का चैप्टर हमने अपना पूरा कर लिया है। इसके पीडीएफ भी हमने शेयर कर लिए हैं और पीडीएफ भी आपसे शेयर कर लिए जाएंगे। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कीजिए। ये चैप्टर एग्ज़ाम में आता है, शॉर्ट नोट में भी आता है और अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट टाइप में साथ साथ ये जो अपना निबंधात्मक या ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है उसमें भी ये प्रश्न आता रहता है। अब हम अपने पहले के अगर लेसन्स की बात करें तो हम अपने सिलेबस का काफ़ी सारा पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं और जिसमें फ़र्स्ट यूनिट तो ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो गया है। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको तैयार करते चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो इसी ग्रुप पे मेरा नंबर भी है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप कोई असाइनमेंट्स करते हैं, जो आपको मैं असाइनमेंट टाइम टू टाइम देती रहती हूँ, अगर आप वो असाइनमेंट्स भी करते हैं तो आप उन असाइनमेंट्स को भी हमको भेज सकते हैं। हम उनको चेक करके और अगर उसमें कोई कमी रहती है तो हम उस कमी को आपके पूरी कर सकते हैं ताकि आपका काम बिल्कुल पूरा होता रहे। इस सेशन में हम ये नहीं कह सकते कि कब से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, इसलिए बेटर ये है कि अभी जो भी साधन हमें अवेलेबल हैं आप उन्हीं साधनों का प्रयोग करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम ये बात कर रहे थे कि हमने फर्स्ट यूनिट का काफ़ी सारा ऑलमोस्ट 100% ही कोर्स हमने कवर कर लिया है विद पीडीएफ्स, वीडियोस एंड असाइनमेंट्स। अब आपकी ड्यूटी है कि आप उनको पूरा करते जाएं। दूसरा, अनसॉल्व पेपर्स भी अब आपको अपने साथ में रखने चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी की थी कि आप वर्ल्ड मैप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके बहुत काम आएगा। जब अब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें ज़्यादातर हम डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न की बात करेंगे, जो फ्लोरा एंड फ्योना का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हम बात करेंगे, तो वहाँ पर भी हमारे ये बहुत काम आएगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम मैप की प्रैक्टिस करें ताकि जहाँ भी ज़रूरत हो हम उसको अपने आंसर के साथ फिट कर सकें। और आप एक बात का ध्यान रखिए कि अच्छे मार्क्स लाने तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैप्स का और डायग्राम्स का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप इन सब चीज़ों को करते जाइए। अभी आपको खूब अच्छा टाइम मिल रहा है और आप इन सब चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैप की प्रैक्टिस करना तो एक आपका रेगुलर फीचर होना चाहिए। आपकी टेबल पे एक एटलस ज़रूर होनी चाहिए और उस एटलस का आप निरंतर अध्ययन कीजिए। और उस अध्ययन करने से क्या होगा कि आपको जगहों के नाम याद होने लग जाएंगे और नाम सुनते ही आप उसकी लोकेशन को भी बहुत अच्छे से बता सकेंगे। तो ये जो आपका बायोज्योग्राफी का पेपर है, इंटरेस्टिंग पेपर है, आसान पेपर है। इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्कोरिंग पेपर है और आप इसमें आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं। बस थोड़ा सा एफ़र्ट आपको करना पड़ेगा और वो एफ़र्ट आपको अभी से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि स्कोरिंग पेपर है, बहुत सिलेबस नहीं है, तो हमारे को सिलेबस ख़त्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस फ़र्क कहाँ पड़ेगा कि अगर आप साथ के साथ ये सारी चीज़ें करते जाएंगे तो उससे ये सारे चैप्टर्स आपके प्रिपेयर होते जाएंगे। और हम ये मानेंगे, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे तब ये माना जाएगा कि आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं।
तो बेहतर तरीके से ये आपकी बेहतरी के लिए ही है। और इस समय हमें पता भी नहीं है आगे आने वाले समय में कब से कॉलेज शुरू होगा। कॉलेज शुरू भी हो गया तो क्या आपका कॉलेज आना ठीक रहेगा, पेरेंट्स अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स उस समय हमारे सामने आएंगे, तो हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। और बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप इतना पढ़ के आएंगे तो कॉलेज में क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें उसका रिवीज़न करने में भी बहुत मज़ा आएगा। और आपने ऑनर्स लिया है तो ऑनर्स, पास कोर्स और ऑनर्स में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है, और हम आपसे ज़्यादा सिंसियरिटी की उम्मीद करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप ऑनर्स के बच्चे हो तो आप अच्छे से अच्छा अपना काम करो और अच्छे से अच्छा अपना सारी चीज़ें प्रिपेयर करो। तो आज हम ये मानते हैं कि फ़र्स्ट यूनिट हमारा ख़त्म हो गया है। इस फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी समस्या का आपकी समस्याओं का हम उसको दूर करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को। किताबों की जहाँ तक बात है, बायोजोग्राफ़ी की अगर कोई भी आपको किताब अवेलेबल है आप ले सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको बताया था सविंद्र सिंह की जो किताब है अच्छी है। पर्यावरण भूगोल वाली किताब है और जैव भूगोल वाली है। मुझे लगता है पर्यावरण भूगोल वाली किताब आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगी, क्योंकि आगे जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तब भी वो किताब आपके काम में आएगी। और उसमें भी ज़्यादातर चीज़ों के तो हम आपको नोट्स दे ही रहे हैं, पर बाकी चीज़ें भी उसमें अच्छे से मिल जाएंगी, मैप्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों को सामने रख के अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। थैंक यू।